हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 4 को, जो 12th क्लास का है। 12th क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 4 जनन स्वास्थ्य को हम लोग आज पढ़ेंगे। और जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन इस एक वीडियो में शूट करने वाले हैं, केवल और केवल आप लोगों के लिए। आप लोग जम करके तैयारी कीजिए। जितना भी क्वेश्चन होगा इस ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो सारा का सारा विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्नों का संग्रह है और संभावी प्रश्न जो एग्जामिनेशन में आ सकता है बिहार बोर्ड के द्वारा लिए जाने वाले परीक्षा 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ ही साथ जो संभावी प्रश्न हैं उस तरह की परीक्षाओं के लिए वैसे प्रश्नों का संग्रह इस एक वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य एक्सरसाइज 4। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोली में, किस गोली में? गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होते हैं? जो गर्भ निरोधक गोली होती है उसमें प्रोजेस्टेरॉन जो मौजूद होता है वो किस लिए होता है? तो जो गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरॉन मौजूद होता है वो अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है। आखिर गर्भ निरोधक गोली क्या करती है? गर्भ धारण करने से रोकती है। इसका मतलब कि अंडोत्सर्ग को वह रोक देती है, तब जो है वह गर्भ धारण नहीं हो पाता है। इसीलिए गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होते हैं? तो अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन। और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि जो जननांग समस्या है वह किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो वह जो है वो पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलने वाला क्या है? एक एसटीडी है। यानी कि ये इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब जननांग समस्या किसके द्वारा होता है और उसके लिए कौन सा एसटीडी है भाई? तो इसके लिए जो है वो पैपिलोमा विषाणु है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑर्थोटॉपस बीजांड निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? तो ऑर्थोटॉपस जो बीजांड है ना, वह किस में पाया जाता है? तो ऑर्थोटॉपस बीजांड क्या पाइसम सटाइवम में पाया जाता है, हीलिएंथस अनुवस में पाया जाता है, सोलेनम निग्रम में पाया जाता है? नहीं, किस में पाया जाता है? पॉलीगोनम में पाया जाता है। ऑर्थोटॉपस बीजांड किस में पाया जाता है? तो ऑर्थोटॉपस बीजांड जो है वह पॉलीगोनम में पाया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ना वो हो जाएगा ICSI। क्या हो जाएगा? ICSI। ICSI जो है वह एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि का नाम है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या अधिक होने से, 2017 में यह पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा कि जनसंख्या अगर अधिक हो जाती है तो क्या होता है? तो जब जनसंख्या अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मानी जाती है वो विधि कौन सी है ये बताना है। तो भारत में सर्वाधिक गर्भ निरोध के लिए माने जाने वाली जो विधि है वह है अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। अंतःगर्भाशयी युक्तियों का जो है वह उपयोग किया जाता है और अंतःगर्भाशयी युक्तियों का उपयोग करके गर्भधारण से बचा जा सकता है। भारत में वर्तमान में अंतःगर्भाशयी युक्तियों का उपयोग करके गर्भ निरोध की जो विधि है, सामान्य विधि है, उससे क्या किया जाता है? तो बचा जाता है। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? यानी गर्भ निरोध का मतलब कि गर्भ धारण करने की इच्छा न हो तो किसका उपयोग किया जाता है? अंतःगर्भाशयी युक्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कॉपर टी आता है ना? क्या आता है? कॉपर टी आता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर के आएंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति
होने का मुख्य कारण क्या है? तो अंतः गर्भाशयी युक्ति मुख्य होने का इसका कारण जो है वो है क्या? तो देखते हैं कि शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि और शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, उपयुक्त में से सभी। तो कॉपर टी जब लगाया जाता है ना, कॉपर टी जब यूज किया जाता है कि गर्भधारण हम न कर पाएं, महिलाएं जो हैं वो यूज करती हैं डॉक्टर से सलाह लेकर के कि एक निश्चित समय तक जो है वो गर्भधारण न हो पाए, इसके बाद फिर कॉपर टी को निकलवा दिया जाता है। जब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो स्ट्रांग हो जाती हैं और गर्भधारण के लिए तैयार हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जब कॉपर टी का यूज किया जाता है तो क्या क्या होता है? तो कॉपर टी का यूज करने से शुक्राणुओं के निषेचन की क्षमता में कमी आ जाती है, गर्भाशय में कॉपर आयरन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं को वह भक्षित करने लगता है, उनको भक्षाणु के रूप में वह कार्य करता है और शुक्राणुओं की गतिशीलता में भी कमी ला देता है। यानी उपयुक्त में से सभी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है कि भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई थी भारत में प्रथम जनगणना? तो हुई थी 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। तो 1891 ईस्वी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? तो जब कभी भी अगर उच्च मृत्यु दर होता है तो ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या में ह्रास आता है, उस जनसंख्या में आने वाले ह्रास को क्या कहा जाएगा? देखा जाए, क्या जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा, जनसंख्या विस्फोट कहा जाएगा, जनसंख्या अवपन कहा जाएगा, अवपन या अवनमन कहा जाएगा, अवपन नहीं अवनमन कहा जाएगा, या इनमें से सभी? तो जनसंख्या अवनमन कहा जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अवनमन का मतलब कमी होता है, और जब कभी भी अगर उच्च मृत्यु दर होने लगता है तो जनसंख्या में अवनमन होता है, अर्थात जनसंख्या कम होने लगती है। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या अवनमन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन है कि एमनिओसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनिओसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है भाई? तो ऐसी स्थिति में हम देखें सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि क्या ये हृदय में विकार जानने की एक प्रक्रिया है, क्या ये दिमाग में कमी ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है, या भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने की प्रक्रिया है। मान लो माँ के गर्भ में अगर कोई बच्चा है तो उसमें अगर कोई विकार है तो उस विकार को जानने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एमनिओसेंटेसिस। एमनिओसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात किया जाता है कि भ्रूण में कौन सा आनुवांशिक विकार है। तो किसके द्वारा ज्ञात होता है? एमनिओसेंटेसिस के द्वारा ज्ञात होता है। अगला देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुट्टी का गोली है प्रयोग की जाती है। तो जो सहेली गोली है क्या वो रोजाना प्रयोग की जाती है? क्या वो मासिक स्तर पर प्रयोग की जाती है, साप्ताहिक स्तर पर प्रयोग की जाती है, तिमाही स्तर पर प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साप्ताहिक। यानी सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका है, गोली है, प्रयोग की जाती है किस स्तर पर? तो साप्ताहिक स्तर पर प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 11 के बाद 12 नंबर। 12 नंबर है कि कॉपर टी का कार्य क्या है? 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा कि कॉपर टी का क्या कार्य है। तो कॉपर टी का जो कार्य है ना वो मुख्य रूप से यही है कि कॉपर टी में जो कॉपर होता है वो शुक्राणुओं का भक्षाणु होता है, उसका भक्षण करता है, यानी वो निषेचन को क्या करता है? रोक देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर कि कॉपर टी का कार्य क्या है? तो कॉपर टी का कार्य निषेचन को रोकना है। अगला देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका आंसर देखेंगे कि अगर जन्म नियंत्रण करना है, जन्म नियंत्रण करना है मतलब कि जो बच्चे हैं उनके जन्म की दर अधिक हो रही है तो उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो बंध्याकरण करके। बंध्याकरण जब हम कर देंगे, बंध्याकरण नसबंदी जब कर देंगे तो बच्चों का जन्म ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? तो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि बंध्याकरण है। ऐसा जो है वो हम लोगों ने पढ़ा भी है, और बंध्याकरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जन्म नियंत्रण को क्या किया जाता है? जन्म नियंत्रण को कंट्रोल किया जाता है। अगला देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर प्रश्न कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो है वह सहेली गोली तैयार की गई थी, जो गर्भ निरोधक गोली थी।
तो सहेली जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। तो जो किसी खास समय में एवं स्थान में किसी खास आबादी में अगर मृत्यु संख्या जो है वह बढ़ने लगती है तो मृत्यु संख्या को जो है वो मोर्टेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी कहते हैं। अर्थात मोर्टेलिटी मतलब क्या हो गया, तो ऐसे तो हम जानते हैं कि मोर्टेलिटी मतलब होता है मरणशील इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से, लेकिन किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में जब मृत्यु की संख्या बढ़ने लगती है तो उस मृत्यु की संख्या को मोर्टेलिटी कहते हैं और मृत्यु दर को मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। बहुत कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को हम शूट करेंगे इस वीडियो में ताकि आपका समय भी कम लगे और आप इन प्रश्नों को खूब बढ़िया से तैयार कर लें। तो क्या है 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन रीटो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। इनमें से कौन है ऐसा रोग जो रीटो वायरस के द्वारा जो है वह उत्पन्न होता है। तो रीटो वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो रोग है वह है एड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। रीटो वायरस के द्वारा जो है वह एड्स फैलता है। अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है क्या वह 1920 में प्रारंभ किया गया, 1950 में प्रारंभ किया गया, 1930 में प्रारंभ किया गया, 1951 में। आबादी जब बढ़ने लगी ना, तो आबादी बढ़ने लगी तो ऐसी स्थिति में परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया भारत सरकार के द्वारा और वो लाया गया था 1951 ईस्वी में। कब आया था, 1951 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 1951 ईस्वी में 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेकर के आया एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था वह 1951 ईस्वी में लाया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। कैसे लगता है कि मानव का जो भ्रूण है वह बढ़ रहा है। क्या भ्रूण के आंदोलन से पता चलता है, क्या स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की ध्वनि को सुनकर के पता किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर के। स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनि को सुनकर के पता लगाया जाता है कि भ्रूण का विकास हो रहा है। अगला देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन है कि सहेली क्या है। क्या है सहेली। 19 नंबर का जो आंसर है वो देखेंगे कि क्या होगा। सहेली क्या है, अभी इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉयडल गोली है और साथ ही साथ मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है। यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो डी में तो दिया ही है कि बी और सी दोनों, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सहेली क्या है, तो नॉन स्टेरॉयडल गोली है और दूसरा क्या है, मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है। अगला देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि परख नली में शिशु के संबंध में सत्य है। तो परख नली में शिशु के संबंध में क्या सत्य है, तो परख नली में या परख नली शिशु के संबंध में सत्य है कि जननांगों से बाहर जो है वह निषेचन होता है और गर्भाशय में परिवर्धन होता है। क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब में जननांगों से बाहर निषेचन होता है, एक ट्यूब में निषेचन होता है। मादा के अंडाणु को और नर के शुक्राणु को एक टेस्ट ट्यूब में जो है वो क्या किया जाता है, निषेचित किया जाता है और निषेचन के पश्चात जो है वहां पर जाइगोट बनता है और फिर भ्रूण का धीरे धीरे विकास होने लगता है। और निषेचन करा करके तब उसे कहाँ डाला जाता है, तब उसे जो है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वॉल तक लेकर के जाते हैं और वो ड्रॉप हो जाता है, वहां पर वो लग जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, तो जननांगों से बाहर निषेचन होता है, क्योंकि जननांगों के अंदर निषेचन हो ही नहीं पाता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो ही नहीं पाता है। इसी वजह से जननांगों से बाहर निषेचन और गर्भाशय में परिवर्धन होता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। ऐसी
कौन सी जो युक्ति है वह स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा निरोध। निरोध जो है वो स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। गर्भ निरोध यूज होता है स्त्री के द्वारा, लेकिन निरोध नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर, जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है। ये जो है वो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है। 22 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा पैपोलोमा विषाणु। पैपोलोमा विषाणु के द्वारा जननांग मस्सा जो है वो फैलता है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर, परखनलीय शिशु एक तकनीक है जिसमें 23 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक तकनीक है जिसमें क्या होता है भाई, तो 23 नंबर क्वेश्चन में जो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताया गया है उसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि अंडाणु लेकर के फिर इसे निषेचित करा करके रोपित किया जाता है। यानी मेल का जो है वो शुक्राणु होगा, फीमेल का जो है वो अंडाणु होगा, दोनों को बाहर निषेचन करा देंगे और तब जाकर के निषेचित करा करके इसे रोपित करते हैं, अर्थात गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वॉल तक लेकर के जाते हैं और इसे निषेचित करा करके रोपित कर देते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है, यानी जन्म नियंत्रण को किस प्रकार से जो है वो एक विधि के द्वारा समझा जा सकता है। तो जन्म नियंत्रण एक विधि है IUDS की, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 25 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है। ऐसी कौन सी तकनीकी है जो पुरुषों से संबंधित है। तो 25 नंबर का जो है वो आंसर देखेंगे कि क्या है। तो 25 नंबर का जो आंसर है कि कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है, क्या मुखीय गोली है, क्या वासेक्टोमी है। 25 नंबर का आंसर क्या होगा, तो वासेक्टोमी होगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो वासेक्टोमी है वो ऐसी तकनीक है जो पुरुषों से क्या है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, और 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कॉपर टी रोकता है। तो कॉपर टी किसको रोकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फॉर्मेट अलग अलग करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। 2010 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। कॉपर टी से संबंधित क्वेश्चन बार बार आता है भाई बायोलॉजी में, तो हम इसको इस साल के लिए भी जो है वो गेस करते हैं। इस साल भी ये आएगा, डेफिनेटली लिख करके ले लीजिए, ये लिख करके ले लीजिए। हम आज के डेट में इसको साइन कर देते हैं, लीजिए आज के डेट में हम इसको साइन कर दिए कि कॉपर टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट टाइप में आए, लॉन्ग टाइप में आए, ऑब्जेक्टिव में आए, लेकिन आएगा जरूर। कॉपर टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आ जाएगा कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है या जनसंख्या नियंत्रण के कारकों को बताएं, तो उसमें कॉपर टी का जिक्र कीजिएगा ना, क्योंकि ये गर्भधारण से क्या करता है, रोकता है। तो कॉपर टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एकदम गेस कर दिए ये क्वेश्चन, ये एकदम साइन कर दिए, कहिए तो मुहरो मार दे बुढ़वा पर। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो क्या है कि कॉपर टी रोकता है, क्या रोकता है भाई, निषेचन को रोकता है। निषेचन होगा ही नहीं, निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कि स्तनपान अनारतव संबंधित है। स्तनपान जो है वो अनारतव संबंधित है। तो स्तनपान अनारतव किससे संबंधित है भाई, तो स्तनपान अनारतव जो है वह क्या गर्भ निरोधन का अस्थायी विधि है, आर्तव का अभाव है, गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है, या एक यौन संचारित रोग है। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गर्भ निरोधन का अस्थायी विधि है ये। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, और प्यारे 28 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो 28 नंबर का जो आंसर है ना, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में भी पूछता है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मानव जनसंख्या वृद्धि है। तो मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है, क्या लॉग है, स्थिर है, एक्सपोनेंशियल है, इनमें से कोई नहीं। तो लॉग तो बिल्कुल नहीं है, लॉग जो है वो मानव जनसंख्या वृद्धि है नहीं है, स्थिर ये भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, और 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्या है 30 नंबर क्वेश्चन का
फॉर्मेट। तो मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, तो वो है जनसंख्या विस्फोट। इससे बड़ा तो कोई कारण ही नहीं है। जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ा कारण है। मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, यानी मानव सबसे बड़ी कौन सी समस्या से जूझ रहा है, तो मानव सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है वो है जनसंख्या विस्फोट। और इस जनसंख्या विस्फोट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम कंट्रोल करने में विफल हैं। इस जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल किया जा सकता है हम दो हमारे दो का नारा देकर के। हम दो हमारे दो, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और जब एक बच्चा रहेगा, जब दो बच्चे रहेंगे, तो उनकी खूब बढ़िया से शिक्षा दीक्षा होगी, उनकी जरूरतें पूरी होंगी। नहीं तो कर लीजिए 8-10 गो, पता चला कि किसी के पैर में चप्पल नहीं है, तो किसी के पैंट है, निक्कर है, तो ऊपर जो है वो शर्ट नहीं है। तो ऐसा दिन देखने को न मिले। जनसंख्या नियंत्रण सबसे बड़ा कारण है। जनसंख्या नियंत्रण सबसे बड़ा कारण है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर लें। जनसंख्या वृद्धि करते रहेंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगा, तो सोच के देखिए राष्ट्र के लिए कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए केवल और केवल एक ही नारा कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, या हम दो हमारे दो, काम खत्म। लड़का लड़की में कोई भी भेद मत कीजिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का लड़की एक समान। आज लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं। पहले कहते थे कि कुल के वंश का नाम जो है वह लड़के लेकर के आगे बढ़ेंगे, लड़कियां नहीं बढ़ेंगी। क्यों नहीं बढ़ेंगी भाई? पुरुष प्रधान समाज में अपना पुरुषार्थ कायम करने के लिए गलत अवधारणा, लड़कियों को निकलने नहीं दीजिएगा तो लड़कियां कैसे अपना सामर्थ्य दिखाएंगी? ये वही लड़कियां हैं जो आदि अनादि काल में, जो पूरा पाषाण काल में, आदि अनादि काल में अपने भूख को शांत करने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करती थी, पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला करके चला करती थी। सोचिए जंगल में कितने खूंखार जो है वह जानवर रहते होंगे। लेकिन उस काल में स्त्री और मानव में कोई भी भेद नहीं था, स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद नहीं था। और स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद नहीं, दोनों मिल करके शिकार करते थे और मिल करके शिकार करके, और इसके बाद जो है वो कच्चा मांस खाया करते थे। तो इतिहास उठा करके देखिए, मानव का इतिहास उठा करके देखिए, स्त्री जब से घर में कैद हो गई, जब से सभ्यता का विकास हो गया, जब से अन्न उपजाने का विकास हो गया, खेती का विकास हो गया, जब से स्थिरता आ गई, घुमंतु भोटिया वाला काम जो है वो बंद हो गया, स्त्री तब से पंगु बन गई है। पुरुषों ने अधिकार दे दिया कि तुम घर में रहो, तुम घर के कार्यों को करो, बाहर का कार्य हम करेंगे, खेती हम करेंगे, कटनी हम करेंगे, पिटाई हम करेंगे। और महिलाएं घर तक सीमित रह गई। धीरे धीरे उनकी क्षमताएं जो है वह कम होती चली गई। तो जब धीरे धीरे क्षमताएं उनकी कम होती चली गई तो उन क्षमताओं को जगाने की जरूरत है, न कि उसे दबाने की जरूरत है। तो हम दो हमारे दो, लड़का हो चाहे लड़की हो, ये याद रख लीजिएगा। लड़कियां शेरनी हैं, लड़कियां शेरनी है, मौका दीजिए, अपनी दहाड़ से दुनिया को हिला देंगी और हिला रही हैं। तो विभेद मत कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण में ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह अदा होगी अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा कि हम दो हमारे दो, या शेर का बच्चा एक ही अच्छा। इससे बेहतर क्या होगा? तो मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का जो है वो सामना किया जा रहा है, या कठिनाई का सामना किया जा रहा है, तो वो है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट जो है वह सबसे बड़ी समस्या है। अब जो है वो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई? तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? हार्मोनल विधियां हैं, प्राकृतिक विधियां हैं, यांत्रिक विधियां हैं, या इनमें से सभी विधियां हैं? तो 31 का जो आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा। हार्मोनल विधियां भी हैं, प्राकृतिक विधियां भी हैं, कृत्रिम विधियां भी हैं और यांत्रिक विधियां भी हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी विधियों को अपना करके, नेचुरल मेथड्स को अपना करके, हार्मोनल्स मेथड्स को अपना करके, मैनुअल मेथड को अपना करके हम क्या कर सकते हैं? तो संतानोत्पत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। तो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ भाई? तो प्रथम मानव विस्फोट जनसंख्या का मुख्य कारण जो हुआ वो हुआ कृषि। ये ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। कृषि कार्य करने के लिए जनसंख्या को बढ़ाया गया कि कृषि कार्य हो। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो मादा में जो मुखीय गर्भ निरोधक होती है वह अंडोत्सर्ग को रोकती है। किसको रोकती है? अंडोत्सर्ग को रोकती है। और ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और इस तरीके से हमने जनन स्वास्थ्य अध्याय के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है
सारे के सारे इस एक वीडियो में शूट किए हैं, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और जो संभावित प्रश्न हैं। तो क्या इतने से अब काम खत्म इस एक्सरसाइज का? नहीं, अभी लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, चैप्टर वाइज बताएंगे, केवल और केवल इसी चैनल पर। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपका और हमारा साथ फाइनल एग्जाम तक बना होगा। और सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होगी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो भी, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो भी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कुछ मत कीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही है कि ऑनलाइन में इससे बड़ा गुरु दक्षिणा हो ही नहीं सकता है। आप केवल अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, ताकि आपके लाइक से पता चले कि कितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा है और उन्हें ये वीडियो अच्छा लगा है, उन्हें ये वीडियो पसंद आया है। बाकी इसी तरह के बेहतर कंटेंट के साथ हम मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहे आप मस्त रहें, ईश्वर से यही कामना है। और खूब मन लगा करके पढ़ें, अपने पिताजी माताजी का नाम जो है वह रोशन करें। सर झुका करके पढ़ लिए, एक दिन आपका ही जो सर है वह पूरे जिले में और पूरे राज्य में ऊपर होगा। सर झुका करके पढ़ लीजिए, मान लीजिए बात, और जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। कई रातों आपको सर झुका करके पढ़ना होगा, तब उजाले में आपका सर पूरे राज्य में और पूरे जिले में ऊपर होगा। तो मिलते हैं इसी विचारधारा के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ते और पढ़ाते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।